जब मुझे अपनी संपत्तियों से $2000 मासिक कैश फ्लो मिलने लगेगा तो मैं दौलतमंद बन जाऊंगा। हालांकि मैं अब तक अमीर नहीं बन पाया हूँ, लेकिन दौलतमंद अवश्य बन गया हूँ। हर महीने मेरी संपत्तियाँ से मुझे इतनी आमदनी मिलती है कि मेरा महीने का खर्च आराम से चल जाता है। अगर मैं अपने खर्च बढ़ाना चाहता हूँ तो दौलत के इसी स्तर को कायम रखने के लिए पहले मुझे अपना कैश फ्लो बढ़ाना होगा। यह भी ध्यान दें कि इस बिंदु पर मैं अपने वेतन पर निर्भर नहीं हूँ। मैंने संपत्ति वाले कॉलम को बनाने पर ध्यान केंद्रित किया है और इसमें सफल रहा हूँ, जिसकी बदौलत मैं आर्थिक दृष्टि से स्वतंत्र हो चुका हूँ। अगर मैं आज कुछ भी ना करूँ तब भी मेरी संपत्तियों से इतना कैश फ्लो आता रहेगा कि मेरा मासिक खर्च आसानी से चलता रहेगा। मेरा अगला लक्ष्य यह होगा कि मेरी संपत्तियों से प्राप्त कैश फ्लो का जो हिस्सा महीने के अंत में बच जाता है उसे दोबारा संपत्ति वाले कॉलम में निवेश कर दूँ। मेरे संपत्ति वाले कॉलम में जितना ज़्यादा पैसा जाएगा, संपत्ति वाला कॉलम उतना ही ज़्यादा बढ़ेगा। मेरी संपत्तियां जितनी ज़्यादा बढ़ेंगी, उनसे मिलने वाला कैश फ्लो भी उतना ही ज़्यादा बढ़ेगा। और जब तक मैं अपने खर्च को इन संपत्तियों से मिलने वाले कैश फ्लो से कम रखता हूँ, तब तक मैं ज़्यादा दौलतमंद बनता रहूँगा। ध्यान देने वाली बात यह है कि मेरी आमदनी शारीरिक मेहनत से नहीं बल्कि दूसरे जरिए से हो रही है। जब तक पुनर्निवेश की यह प्रक्रिया जारी रहती है, तब तक मैं अमीर बनने की राह पर अच्छी तरह चल रहा हूँ। बस इस सरल सबक को याद रखें। तो मैं अपने खुद के बिजनेस पर ध्यान केंद्रित करना कैसे शुरू करूं? जवाब क्या है? अगले अध्याय में मैकडॉनल्ड के संस्थापक की बात सुनें। अध्याय 2, सबक 2, आर्थिक साक्षरता क्यों सिखाएं। सार, हम लगभग 3.5 दशक बाद रॉबर्ट और माइक से दोबारा मिलते हैं। माइक ने अपने पिता की कंपनी की बागडोर संभाल ली है और अमीर डैडी से भी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। जहां तक रॉबर्ट का प्रश्न है, वे 1994 में 47 वर्ष की उम्र में रिटायर हो चुके हैं। उनकी और उनकी पत्नी की दौलत अपने आप बढ़ रही है, जैसे कोई गहरी जड़ों वाला वृक्ष बढ़ता है। वे 1923 की एक मीटिंग की कहानी बताते हैं, जिसमें उस युग के महानतम लीडर्स और सबसे अमीर व्यवसायियों ने हिस्सा लिया था, जो सबसे बड़ी स्टील और गैस कंपनी के स्वामी थे, जो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज चलाते थे और जो राष्ट्रपति हार्डिंग की कैबिनेट में थे। 25 साल बाद उनमें से ज़्यादातर के जीवन का दुखद अंत हुआ था और वे या तो दिवालिया थे, निर्वासित थे या फिर जेल में थे। संभवतः 1929 के स्टॉक क्रैश और महामंदी ने उनके दुर्भाग्य में भूमिका निभाई थी, लेकिन आज हम उनसे भी ज़्यादा उथल पुथल और परिवर्तन वाले युग में जी रहे हैं। हमारे बचाव के लिए पैसे से ज़्यादा जरूरी है शिक्षा और सीखने की योग्यता। महत्वपूर्ण बात यह नहीं है कि आप कितना पैसा कमाते हैं, बल्कि यह है कि आप कितना रखते हैं और आप इसे कितनी पीढ़ियों तक रखते हैं। इसलिए जब लोग रॉबर्ट से पूछते हैं कि अमीर होने की शुरुआत कहाँ से करें, तो वे उन्हें वही जवाब देते हैं जो उनके अमीर डैडी ने उन्हें दिया था। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको वित्तीय दृष्टि से साक्षर बनने की ज़रूरत है। रॉबर्ट बताते हैं कि कई लोग किसी छोटे घर के लिए बनी नींव पर अट्टालिका खड़ी करने की कोशिश करते हैं, जो कि बच्चे बहुत कम वित्तीय शिक्षा के साथ कॉलेज से निकलते हैं। इसलिए वे अपने व्यस्क जीवन की शुरुआत अमेरिकी सपने का पीछा करने से करते हैं, लेकिन खुद को गहरे कर्ज में पाते हैं। बाहर निकालने का उन्हें जो एकमात्र तरीका दिखाई देता है वह है अमीर बनने की रणनीति। लेकिन उस वित्तीय साक्षरता की पृष्ठभूमि के बिना उनके प्रयास किसी कमजोर नींव पर अट्टालिका तानने जैसे होते हैं और एम्पायर स्टेट बिल्डिंग बनाने के बजाय वे अंततः लिविंग टावर ऑफ सवलपिया बनाते हैं। रॉबर्ट और उनके बचपन के मित्र माइक को उनके अमीर डैडी की शिक्षा की बदौलत एक मजबूत बुनियाद मिली थी जो अट्टालिका बनाने लायक थी। अकाउंटिंग का विषय नियत और दुविधापूर्ण है और वित्तीय सफलता के लिए बेहद अनिवार्य है। अमीर डैडी ने दोनों लड़कों को इसे सिखाते हुए समय सरलता के लिए केवल चित्रों का इस्तेमाल किया। बाद में जाकर उन्होंने मुख्य अवधारणाओं का मार्गदर्शन देने के लिए संख्याएं जोड़ना शुरू की। रॉबर्ट कहते हैं कि पहला नियम यह है कि आपको संपत्ति और दायित्व के बीच का फर्क पता होना चाहिए और सिर्फ संपत्तियां खरीदना चाहिए। आपको बस इतना ही जानने की आवश्यकता है कि लेकिन इसके इतने सरल होने के बावजूद यह एक ऐसी चीज़ है जिसे कई लोग नहीं समझ पाते हैं। जब अमीर डैडी ने शुरू में इसे 2 किशोर लड़कों को समझाया तो उन्होंने सोचा कि वे मजाक कर रहे हैं। वयस्क यह बात कैसे नहीं समझते हैं? क्या हर व्यक्ति अमीर नहीं बनना चाहता? समस्या ये है कि बैंकरों, वित्तीय नियोजकों और दूसरों से ज़्यादातर लोगों को अलग तरीके से शिक्षित किया है, इसलिए उन्हें अपने दिमाग में पहले से भरे विचारों को भूलना होगा। कुछ लोग तो इतने बुनियादी पहलू पर लौटने को अपनी प्रतिष्ठा के खिलाफ मानते हैं। संपत्ति और दायित्व की सच्ची परिभाषाएं शब्दों में नहीं बल्कि अंकों में निहित हैं। पाठकों की मदद के लिए रॉबर्ट वैसे ही रेखा चित्रों का इस्तेमाल करते हैं जैसे रेखा चित्रों का इस्तेमाल अमीर डैडी ने उनकी मदद करने के लिए किया था।
ये संपत्ति का कैश फ्लो पैटर्न है। रेखा चित्र का ऊपरी हिस्सा इनकम स्टेटमेंट है, जिसे प्राय प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट कहा जाता है। यह आय और व्यय को बताता है, पैसा अंदर और पैसा बाहर। रेखा चित्र का निचला हिस्सा बैलेंस शीट है। बैलेंस इसलिए क्योंकि इसमें संपत्तियों को दायित्वों के साथ संतुलित किया जाता है। संपत्तियां आपकी आमदनी बढ़ाती हैं, वे आपकी जेब में पैसा लाती हैं। यह दायित्व का कैश फ्लो पैटर्न है। दायित्व आपकी जेब से पैसा बाहर निकालता है। अमीर बनना चाहते हैं तो संपत्तियां खरीदें। यह सरल लगता है, लेकिन इतने सारे लोग इसलिए संघर्ष करते हैं क्योंकि वे दायित्व खरीदते हैं। यदि आप दौलत हासिल करना और कायम रखना चाहते हैं तो आपको अपनी समझ को बढ़ाना चाहिए। यह सिर्फ संख्याओं की बात नहीं है, बात यह है कि संख्याएं क्या कहानी बताती हैं। इनमें से हर रेखा चित्रों में तीरों का अनुसरण करके देखें कि पैसा कहाँ प्रवाहित हो रहा है, यानी कैश फ्लो का रुख किस ओर है। इससे आपको उस वित्तीय स्थिति की कहानी या कथानक समझ में आ जाएगा। यह एक गरीब व्यक्ति का कैश फ्लो पैटर्न है। यह मध्य वर्ग के एक व्यक्ति का कैश फ्लो पैटर्न है। यह एक दौलतमंद आदमी का कैश फ्लो पैटर्न है। इन सरल रेखा चित्रों में कैश फ्लो यह कहानी बताता है कि हर व्यक्ति पैसे को कैसे संभालता है। प्राय कर्ज में फंसे लोग यह सोचते हैं कि ज्यादा पैसे कमाना ही उनकी समस्या का हल है, लेकिन ज्यादा पैसे से उनकी समस्या नहीं सुलझ सकती। उल्टे वे कई गुना बढ़ जरूर सकती हैं। इसलिए इतने सारे लोग जिन्हें अचानक बहुत सारा पैसा मिलता है, जैसे लॉटरी या विरासत से, वे उसे तेजी से फूंक डालते हैं। ज़्यादा पैसों का परिणाम यह होता है कि खर्च भी उतना ही बढ़ जाता है। इतने सारे लोगों ने जिस चीज़ की कमी है वह है वित्तीय शिक्षा। इसलिए वे अपने पेशे में सफल होने के बावजूद पैसे की तंगी से परेशान हो सकते हैं। हो सकता है कि उन्होंने पैसा बनाना तो सीख लिया हो, लेकिन यह नहीं सीख पाए कि इसका प्रबंधन कैसे किया जाए। बहुत बुद्धिमान लोग भी पैसे ढेले यानी वित्त के मामले में अंगूठा टेक हो सकते हैं। उन्होंने यह तो सीख लिया है कि पैसे के लिए कड़ी मेहनत कैसे की जाए, लेकिन यह नहीं सीख पाए हैं कि पैसे से अपने लिए कड़ी मेहनत कैसे कराई जाए। रॉबर्ट एक युवा दंपत्ति की कहानी बताते हैं जिनकी शादी होती है और वे इकट्ठे जीवन शुरू करते हैं। उनकी आमदनी बढ़ने लगती है, लेकिन इसके साथ ही उनके खर्च भी बढ़ते जाते हैं। दंपत्ति पर पहली मार उसकी पड़ती है जो ज़्यादातर लोगों के लिए सबसे बड़ा खर्च होता है, टैक्स। और कई लोगों के लिए इनकम टैक्स सबसे बड़ा आघात नहीं होता, यह तो सोशल सिक्योरिटी होता है। यह लगभग 15% है। सोशल सिक्योरिटी टैक्स को जब मेडिकेयर टैक्स रेट से मिला दिया जाता है, जिन सभी में नियोक्ता को बराबरी की हिस्सेदारी करनी होती है, वह राशि जिसका भुगतान नियोक्ता अब कर्मचारी को नहीं कर सकता, और कर्मचारी को उस राशि पर भी इनकम टैक्स देना होता है। युवा दंपत्ति का सामना इन टैक्सों से होता है, और जब वे मकान खरीदते हैं तो उन्हें प्रॉपर्टी टैक्स भी देना पड़ता है, और नए मकान के साथ नई कार, नया फर्नीचर और नया सामान भी आता है। अचानक उनके दायित्व बढ़ जाते हैं और मॉर्गेज तथा क्रेडिट कार्ड कर्ज हावी हो जाता है। दंपत्ति चूहा दौड़ में फंस जाते हैं। इसमें एक शिशु को भी जोड़ दें और वे ज़्यादा कड़ी मेहनत करते हैं। ज़्यादा आमदनी के कारण ज़्यादा टैक्स लगता है, कर्ज बढ़ता रहता है, और वे इसे एक कंसोलिडेटेड लोन में अपने मॉर्गेज को एकीकृत करा लेते हैं, लेकिन उनकी आदतें नहीं बदली हैं। इसलिए क्रेडिट कार्ड का कर्ज चलता रहता है। साथ ही वे अपने होम लोन की अवधि को भी बढ़वा लेते हैं। इस दंपत्ति के लिए और उन जैसे इतने सारे लोगों की सच्ची समस्याएं क्या हैं? सिर्फ ये कि वे यह नहीं जानते कि वे अपने पास के पैसे का प्रबंधन कैसे करें। इसका कारण ये है कि वे वित्तीय रूप से निरक्षर हैं और संपत्ति तथा दायित्व के सच्चे फर्क को नहीं समझते हैं। इतने सारे लोग यह प्रश्न करने का समय ही नहीं निकालते हैं कि क्या किसी चीज़ में समझदारी है। वे तो बस भीड़ का अनुसरण करते जाते हैं। अक्सर भी बिना सोचे समझे ये बात दोहरा देते हैं जो उन्हें बताई गई है। डाइवर्स भाई, आपका घर एक संपत्ति है, आपको ज़्यादा कर्ज लेने के लिए टैक्स में छूट मिलती है। कोई सुरक्षित नौकरी खोजो, गलतियाँ मत करो, जोखिम मत लो। रॉबर्ट और माइक ने अमीर डैडी के साथ मीटिंग में बैठकर बहुत सारा समय गुजारा था। अमीर डैडी जिन बुद्धिमान लोगों से खुद को घेरे रहते थे, उनसे उन लड़कों ने भी बहुत कुछ सीखा था। इसका परिणाम यह हुआ कि उन्होंने उनके स्कूल में सिखाई जाने वाली मासिक रूढ़ियों पर प्रश्न करना सीखा। इससे समस्याएं उत्पन्न होने लगीं और वे अपने शिक्षकों से दूर होने लगे। रॉबर्ट पैसे के मामले में अपनी असली डैडी से असहमत होने लगे, खास तौर पर उनके गरीब डैडी के इस दृष्टिकोण से कि उनका घर उनका सबसे बड़ा निवेश है। इसके विपरीत अमीर डैडी अपने घर को निवेश नहीं दायित्व मानते थे। कई लोग अब भी यह विश्वास करते हैं कि उनका मकान संपत्ति है, लेकिन रॉबर्ट सिखाते हैं कि घर दायित्व है, क्योंकि यह पैसा आपकी जेब से बाहर निकालता है, केवल टैक्स और व्यय के कारण ही नहीं, बल्कि मूल्य कम होने तथा अवसर चूकने के कारण भी। क्योंकि आपका सारा पैसा आपके घर में बन जाता है, इसलिए आप किसी दूसरी जगह उसका निवेश नहीं कर पाते।